मुख्य अभियुक्त स्वप्ना सुरेश, मुख्य आरोपी यूएई कॉन्सुलेट की पूर्व कर्मचारी। पीएस सरित कुमार, सह अभियुक्त 1, यूएई कॉन्सुलेट में पूर्व जनसंपर्क अधिकारी। संदीप नायर, सह अभियुक्त 2, तस्करी किया गया सोना लोकल कॉन्टैक्ट द्वारा बेचना। फजिल फरीद, सह अभियुक्त 3, दुबई की ओर से संपर्क, सोने का बंदोबस्त करना। एम शिवशंकर, केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के प्रमुख सचिव। रविवार 5 जुलाई 2020, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ऑफिसर साहब, मैं यूएई कॉन्सुलेट से सरित कुमार हूँ। ये बैग हमारा है। हमें बैग को एक्सरे करना है। तुम्हारे कॉन्सुलेट से किसी सीनियर अधिकारी को यहाँ बुलाओ। घबराया हुआ सरित सीनियर को बुलाने की बजाय अपने साथी को कॉल करता है। स्वप्ना, लफड़ा हुआ है, कुछ करो। वो बदले में कस्टम सीमा शुल्क के प्रमुख को कॉल करती है। मैं स्वप्ना सुरेश, सीएम के सचिव शिवशंकर के ऑफिस से बोल रही हूँ। आप जानते हो ना कि इस बैग को रोका गया तो यूएई की सरकार के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी है तो इसे अभी इसी वक्त छोड़ दो। राजनयिक सामान की खोज करना वियना कन्वेंशन प्रोटोकॉल का एक गंभीर उल्लंघन है, लेकिन केरल कस्टम एक टिप ऑफ पर काम कर रहे थे जो उन्हें एक असंबंधित मामले में मिला, जब साउथ इंडियन मलयाली फिल्म अभिनेत्री शामना कासिम उर्फ पूर्णा। मैंने कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है जिन्होंने शादी के बहाने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उस जांच के दौरान एक आरोपी ने खुलासा किया, एक सौदागर औरत वो राजनयिक सामान में सोने की तस्करी में शामिल है। ये सौदागर औरत अब पकड़ी जाने वाली थी। मिस्टर अल शमीली, आप प्लीज तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर जल्द आएं और अपने सामान की पहचान करें। बताया गया सामान बाथरूम फिटिंग, नूडल्स, बिस्किट और खजूर यूएई के प्रभारी और अन्य भारतीय सरकारी अधिकारियों को गवाह बनाकर उनकी उपस्थिति में खोला गया। दरवाजे के ताले, खोखले स्टील पाइप और लोहे की छड़ी जैसी लंबी स्टील वस्तुओं के अंदर शातिरता से छिपाए लगभग 30 किलो 24 कैरेट सोना था। कुल कीमत करीबन 15 करोड़ रुपए। यूएई कर्मचारी ने सामान को अस्वीकृत किया, जबकि कस्टम माल को जब्त कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं है। सरित कुमार, जिन्हें अलग रखा गया था, तुरंत गिरफ्तार हुए और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। घटना के अगले ही दिन 6 जुलाई स्वप्ना सुरेश को KSITIL से निकाला गया, जहां वो ऑपरेशन मैनेजर का काम कर रही थी। लेकिन तब तक तो वो गायब हो चुकी थी, शहर के उत्तर में सुरमय समुद्र तट वर्कला में छिपी हुई। 7 जुलाई जब्ती के 2 दिन बाद एक कोविड पास से लैस स्वप्ना अपने पति और सरित के भाई संदीप नायर, जिनके साथ उन्होंने कथित रूप से साजिश रची थी, 150 किलोमीटर उत्तर की ओर आलापुझा में एक पहचान के जौहरी के घर पहुंची, एक सुरक्षित जगह जहां वो अपनी जवान बेटी और छोटे बेटे को छोड़ सके। इन्हें मेरे घर नहीं रहना चाहिए, मैं इनके लिए एर्नाकुलम में कोई होटल बुक करवाता हूं। उसने कथित तौर पर ज्वेलर को 40 लाख रुपए से भरा बैग सौंपा, जो बाद में सरित कुमार के घर से बरामद हुआ, सिर्फ 14 लाख के साथ। अगला मुकाम कोच्चि में एक वकील से मिलना था, जो अग्रिम जमानत अर्जी के लिए कागजात तैयार कर सके। तीनों ने कोच्चि शिपयार्ड के पास एक होटल में पहली रात गुजारी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जगह बदली, त्रिपुनिथुरा में स्वप्ना के दोस्त के पास रहकर। अगले दिन उनका 3 धारदार जवाबी हमले का प्लान शुरू हुआ। सबसे पहले स्वप्ना के वकील जियो पॉल ने केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। योर ऑनर, वो राजनयिक बचाव के हकदार हैं, क्योंकि वो अभी भी कॉन्सुलेट के साथ अनुरोध के आधार से काम कर रही हैं। दूसरा, जनता की नकारात्मक राय को बदलना। उसी अल्लापुझा जौहरी ने कथित तौर पर एक ऑडियो क्लिप टीवी चैनलों को सौंपा, जो बार बार दोहराया गया। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने यूएई के काउंसिल जनरल के कहने पर कस्टम को फोन किया था। योजना का तीसरा और अंतिम चरण, केरल से बाहर निकलना। 9 जुलाई के रोज पुलिस की नाक के नीचे से वे अपने घरेलू राज्य से भाग निकले। त्रिशूर से पलक्कड़ वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सेलम से गुजरते हुए बेंगलुरु आ पहुंचे। तिकड़ी फरार थी जब शहर के भारी अरुविकारा इलाके में पुलिस ने संदीप नायर के भाई के घर छापा मारा। जब फोन बजा, पुलिस फोन कॉल द्वारा उनकी लोकेशन पकड़ने में कामयाब रही, बावजूद इसके कि फरार व्यक्ति कभी भी एक जगह ज्यादा नहीं रुकते।
अन्य स्रोत बताते हैं कि उन्हें खोजा गया स्वप्ना सुरेश के घर के नंबर द्वारा, या फिर जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा। खैर जो भी हो, 11 जुलाई को जब्ती के ठीक 6 दिन बाद स्वप्ना और संदीप को एनआईए ने बेंगलुरु बीटीएम लेआउट के होटल से पकड़ा। अगले दिन रोड के रास्ते से केरल लाया गया, लेकिन हाँ, यहाँ विकास दुबे की तरह कोई कार नहीं पलटी और कोच्चि एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां तब तक मामले का तबादला हो चुका था। पता चला कि स्वप्ना सुरेश इस मामले के मुख्य सूत्रधार और प्रथम आरोपी थी। यूएई में पैदा और पली बड़ी स्वप्ना 2010 के आसपास केरल लौटने से पहले आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम करती थी। भारत में स्वप्ना ने अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों में काम किया और अरबी अच्छी तरह से जानने के कारण तिरुवनंतपुरम के यूएई कॉन्सुलेट में कार्यकारी सचिव के रूप में नौकरी हासिल की, जहां उन्होंने 3 साल 2019 तक काम किया। आरोप लगाया गया कि एम शिवशंकर सीएम के प्रधान सचिव और आईटी सचिव भी ने व्यक्तिगत रूप से स्वप्ना को नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश की थी, जहां कोई तकनीकी जानकारी न होने के बावजूद उन्हें KSITIL के आईटी विभाग के अंतरिक्ष परियोजना में संचालक प्रबंधक का काम दिया गया। मामला उजागर होने के एक दिन बाद शिवशंकर को हटाया गया और कुछ समय बाद जब स्वप्ना के साथ उनके करीबी संबंध की खबर निकली, सेवा से निलंबित भी किया गया। शिवशंकर ने विदेशी दूतावास कर्मचारियों के साथ संपर्क रखने की वजह से 2 सरकारी नियमों का गंभीरता से उल्लंघन किया। मुख्य सचिव विश्वास मेहता की अगुवाई में समिति की जांच ने बाद में उन्हें निलंबित करने की सिफारिश की। उनके खिलाफ विदेशी कॉन्सुलेट के साथ संपर्क के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। क्योंकि शिवशंकर पिनाराई विजयन के प्रधान सचिव थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद को घोटाले से दूर करना चाहा। हम पूरी छानबीन करेंगे, केंद्रीय एजेंसियों को केरल पुलिस के साथ मिलकर जांच करनी चाहिए। लेकिन शिवशंकर का संबंध इस मामले से और भी गहरा था। कस्टम में कंसाइनमेंट जब्त किए जाने के बाद स्वप्ना मदद मांगने शिवशंकर के घर भागी। तिरुवनंतपुरम में राज्य सचिवालय के करीब स्वप्ना की सोसाइटी में रहने वालों के मुताबिक शिवशंकर जी इधर आते जाते थे। सीएम के एक और अन्य सहयोगी और पूर्व आईटी साथी अरुण बालचंद्रन, जिन्होंने शिवशंकर के कहने पर स्वप्ना को अपना फ्लैट किराए पर दिया था, उन्हें भी उनके नए पद से हटाया गया। 9 जुलाई को जब एनआईए ने केस संभाला, वे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के सेक्शन 15, 16, 17 और 18 के तहत आरोप लगाए, जो आतंकवाद और आतंकी पैसों से संबंधित है। जल्द ही जुर्म जगत का काला चिट्ठा खुलकर सामने आने लगा। जाहिर तौर पर स्वप्ना ने यूएई कौंसुल के सील और दस्तखत के साथ जाली दस्तावेज बनाए थे। इससे पहले जब स्वप्ना एयर इंडिया सैट्स एक ग्राउंड हैंडलिंग सेवा के HR विभाग में मैनेजर के रूप में काम कर रही थी, तब भी उन्होंने कथित तौर पर अपने बॉस उपाध्यक्ष बिनॉय जैकब को फंसाने के लिए 16 महिला कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। स्वप्ना का वर्तमान करियर भी एक जालसाजी के पहाड़ पर खड़ा था। कथित फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र ने उसे KSITIL में नौकरी दिलाई। हालांकि उनके बड़े भाई ब्राइट सुरेश, जो अब लॉस एंजलिस में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आबू धाबी में 10वीं की पढ़ाई भी पूरी की होगी। लेकिन उनकी शिक्षा की कमी किसी भी तरह से उनकी सामाजिक कौशलता में रुकावट नहीं पैदा कर सकी। मीठी जुबान के बल पर वे केरल के 2 प्रमुख इवेंट की अनौपचारिक परिचारिका बनी, कोच्चि डिजाइन वीक 2019 और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव फरवरी 2020। और कौंसुल के साथ न होने के बावजूद भी वो इतनी शक्तिशाली रही कि कोच्चि स्थित यूनिटेक बिल्डर्स को त्रिशूर में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट सौंप सकी। जो ईडी के विशेष वकील TA उन्नीकृष्णन के अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक स्वप्ना को अकेले प्रोजेक्ट से 6% कमीशन मिला, जो यूएई कॉन्सुलेट के माध्यम से रेड क्रिसेंट का चैरिटी प्रायोजित था। इसी तरह से उन्होंने कथित तौर पर हैदराबाद में यूएई कॉन्सुलेट का इंटीरियर डिजाइन के लिए भी एक कंपनी चुनकर किकबैक लिया और पैसे कमाए। जब कंपनियां नियुक्ति की वीजा सैंपलिंग के लिए, दस्तावेज साक्षी और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए। स्वप्ना का कॉल डेटा रिकॉर्ड बताता है कि वे कई उच्च कर्मियों के संपर्क में थी। उन्होंने यूएई कॉन्सुलेट से 138 बार बात की, यूएई कॉन्सुलेट में एक और कर्मचारी से 28 बार, केरल के उच्च शिक्षा मंत्री KT जलील से 1 से 26 जून के बीच 9 बार। जलील ने दावा किया कि स्वप्ना और उनके बीच सारा संचार सिर्फ और सिर्फ काम से संबंधित था। यूएई के कौंसल जनरल ने रमजान के महीने में फूड किट के बांटने की देखभाल का काम स्वप्ना को दिया। इसी वजह से मुझे उनसे बातचीत करनी पड़ी। और इसी बात को साबित करने के लिए फोन में दोनों के बीच व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट दिखाए।
स्वप्ना ने सरित कुमार के साथ 45 बार बात की, जबकि सरित का सीडीआर बताता है कि वो कई बार शिव शंकर के संपर्क में रही, खासकर सोने की तस्करी के कुछ दिन पहले। एनआईए ने जल्द ही मामले में एक और संदिग्ध को घेरे में लिया, फाजिल फरीद, 36 वर्षीय दुबई का एक व्यवसायी। एक शख्स जो गाड़ी दौड़ाने का बड़ा शौकीन है, मगर जिसके पीछे पुलिस पड़ी है 4 जगहों के किराए पर चेक बाउंसिंग के मामलों के कारण। त्रिशूर के मूल निवासी फरीद ने दुबई के कर्मा में सरित कुमार के साथ व्यापार किया था। जब सरित कमर्शियल बैंक इंटरनेशनल के रिकवरी सेक्शन में काम किया करते थे। बॉलीवुड से मुग्ध फरीद ने हाल ही 2018 में एक आलीशान जिम खोला, जिसका उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने किया, बहुत सारे पैसे दिए जाने के बाद। फजील तस्करी नेटवर्क का संदिग्ध यूएई लिंक था, जो माना जाता है कम से कम 15 बार राजनयिक बैंक की आड़ में सोना भेजा। एनआईए द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत अपराधी वो अब दुबई पुलिस की हिरासत में और उसकी भारत में प्रत्यापित किए जाने की गुंजाइश है। एक बार सोना भारत में लाया जाता तो ये संदीप नायर की जिम्मेदारी थी कि वो सोना भरोसेमंद ज्वेलर्स को बेचे। एनआईए के अनुसार केटी रमीज मलापुरम से एक बंदूकधारी और बिचौलिया फाइनेंसर सोने की तस्करी के लिए पैसों का इंतजाम करता था। कई मामलों में मुलजिम वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके हिरासत से बरी हुआ करता। जब भी पकड़ा गया इन सभी में सोने की तस्करी के लिए, जानवरों का अवैध शिकार और विदेशों से 13 बंदूकों के विघटित भागों को लाने के लिए। उन्हें और उनके 3 सहयोगियों को भी राजस्व खुफिया निदेशालय ने हिरासत में लिया। हालांकि कुछ घटनाक्रम हैरान कर देने वाले, जैसे यूएई के कार्यवाहक रशीद खमीस अल शमेली का भागना, जिन्होंने चुपचाप भारत से उड़ान भरी और अपने देश की सुरक्षा में शरण ली। कई दस्तावेज जो सोने की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए, उन पर एक शीर्ष कॉन्सुलेट अधिकारी का हस्ताक्षर है, जिसकी तुलना राज्य प्रोटोकॉल कार्यालय के साथ उपलब्ध नमूनों से की जाएगी। कॉन्सुल के जाने के ठीक एक दिन बाद उन्हें सुरक्षा कर्मी और गनमैन चीफ पेटी ऑफिसर जय घोष नंदनवनम आर्मी रिजर्व कैंप गए। मैं अपने आधिकारिक पिस्तौल सरेंडर करना चाहता हूँ। फिर अपनी कलाई काटकर एक संदिग्ध आत्महत्या की कोशिश के बाद उनके पड़ोसियों ने उसे अपने घर के पास पाया। अपने बयान में, मेरा सोने की तस्करी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शक है कि जय घोष की इसमें मिली भगत थी। वो स्वप्ना को अच्छी तरह से जानते थे और संभवतः उन्होंने ही गाड़ी चलाई जब 5 जुलाई को सरित कुमार सोना लेने एयरपोर्ट गए। जय घोष और उनके करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों की जांचें चल रही हैं कि क्या अचानक कोई बड़ी रकम तो नहीं आई। इस मामले में कई राजनीतिक मुद्दे भी हैं, खासकर जब केरल विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई 2021 में होने वाले हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि पिनराई की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ सरकार 2016 में इसी तरह के एक सोलर घोटाले के आधार पर सत्ता में आई थी, जब एक महिला सरिता नायर और उनके पति बीजू राधा कृष्णन ने कथित तौर पर निवेशकों को मुख्यमंत्री के कार्यालय से नजदीकी मेल दिखाते हुए सौर कंपनी में पैसा लगाने के लिए धोखा दिया। आरोप ये थे कि तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री ओमन चैंडी के कार्यालय में 3 कर्मचारी घोटाले के मुख्य अभियुक्तों से मिले थे। अब ये कर्मों का ही फल है। पिनाराई तकरीबन उसी ही तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। परेशान सीएम घर घर 4 पेज पर्चियां बंटवा रहे हैं, जिसमें सारे आरोपियों के फोटो हैं, स्वप्ना सुरेश आदि, मगर बिना शिव शंकर के। फेक न्यूज पहले से ही संदेह का घेरा बन चुका है। विजयन की बेटी की शादी में स्वप्ना की हाजिरी दिखाकर भाजपा सबरीमाला मुद्दे पर भावनाएं उत्साह करने के बावजूद और पिनाराई सरकार राजनीति खेलकर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सख्ती से लागू करने का निर्णय लेकर विडंबना से अगर पिनाराई की सरकार गिरी तो इसका फायदा दोनों के मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के यूडीएफ को होगा। अब एक मात्र रास्ता है भाजपा के पास। अगर जांच किसी तरह कांग्रेस नेताओं को भी घेरे में लेती है और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों जाल में फंसते हैं, लेकिन यहाँ भी भाजपा की जमीन ढीली है। संदीप नायर का फेसबुक पेज उन्हें बीजेपी नेता कुम्मनन राजशेखरन से गले मिलते दिखाता है। जब बीजेपी ने इससे दूर रहने की देखी और इनकार किया, तब तक संदीप की मां ने संवाददाताओं से कह डाला, मेरा बेटा भाजपा का एक्टिव मेंबर है। केरल में सोने की तस्करी कोई नई बात नहीं। पिछले साल राज्य में 550 किलोग्राम से अधिक तस्करी का सोना जब्त किया गया, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड। जबकि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूंजी लगाना चाहती है और अपने विपक्ष को फंसाने की कोशिश में है, सोने की तस्करी जारी रहेगी। बिस्बो की शायरी। स्वर्ण तस्करी में सपना ने फैलाया था शातिर जाल, राजनयिकों के बैगों में भरकर जाता उनका माल। होशियारी से ढूंढ कनेक्शन करवाती थी अपना काम, नेता और बड़े लोगों से जुड़ा हुआ था उसका नाम। बिस्बो कहता घड़ा पाप का, जाता एक दिन पक्का फूट। सियासती गलियारे में अब
देखें होती किसकी टूट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।